क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूँ। 13 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है हमारे जो पेड कोर्सेज है यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए, उसके लिए जानकारी लेने के लिए आप 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक देखिए क्या है कि मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। ठीक, तो जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है उनके लिए एक मंच है कि वो आके बात करें एनर्जी के मुद्दे पे और क्लाइमेट के मुद्दे पे। ठीक, तो भारत भी भैया उन प्रमुख देशों में है। कुल 23 देशों ने वर्चुअली जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अमेरिका ने जो है इसको होस्ट किया, इस बार यूएस ने होस्ट किया। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव यानी कि पर्यावरण मंत्री गए हुए थे और ये 2009 में लॉन्च हुआ था, अभी नया नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन यूपीएससी की आदत है इस तरीके के जो फोरम होते हैं ना, जो बहुत कम न्यूज़ में होते हैं लेकिन एनवायरमेंट संबंधित होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पूछ लेता है। ठीक, तब आप सोचते हो ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कहाँ से पूछता है, यूपीएससी भगवान है। ऐसा नहीं है, तैयारी आपकी भगवान है, किस तरीके से आपने तैयारी करी है वो डिपेंड करता है। इसमें जो है कई सारे एक्शन जो आगे अभी सीओपी होने वाला है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, कहाँ पे होने वाला है? आपका इजिप्ट में। जगह का नाम है शर्म आए शेख, शेख शर्म अल शेख करके नाम की जगह है, वहाँ पे होगा। अभी पिछला वाला कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में, यूके। ठीक है, याद रखिएगा। 2020 सॉरी ये COP27 है, ध्यान रखना इसको। 23 इकोनॉमी ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस, कहाँ के हैं? पोर्टुगल के। ठीक, इंडिया के जो है पर्यावरण के मंत्री जो है उन्होंने बताया कि इंडिया अपने बॉर्डर्स के बाहर भी क्लाइमेट के लिए काम कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों टॉपिक हम लोग ने अभी रिसेंटली पढ़े थे। इन्होंने भी बताया कि भारत ने इंस्टॉल किया है 159 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा का जो है इंस्टॉल कर दिया है सेटअप, और साथ ही साथ पिछले 7.5 सालों में 18 गुना जो है सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाया है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जो पर कैपिटा जो एमिशन है, यानी कि भारत पूरा जो एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है, उसको भारत की आबादी से अगर घटा दो, मतलब कि आबादी से अगर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पर कैपिटा एमिशन आ जाएगा। तो वो सिर्फ थर्ड है पूरे ग्लोबल एवरेज का। ग्लोबल एवरेज मान लीजिए अगर 33 है तो इंडिया का पर कैपिटा जो है वो 11 है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक, और साथ ही साथ जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो भी हम पूरे दुनिया में अगर देखें तो 4% से भी कम करते हैं। ठीक, ज़्यादातर को सबसे बड़ा कौन है? यूएसए, फिर चाइना है। ठीक, यूरोपियन यूनियन वैसे थर्ड आता है, लेकिन अगर उसको हटा दो कंट्री का देखोगे तो थर्ड आ जाएगा इंडिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम एक ग्लोबल मूवमेंट यानी कि वैश्विक आंदोलन चला रहे हैं लाइफ नाम से। मोदी जी ने इसको भी लॉन्च किया था COP26 ग्लासगो में जब हुआ था। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अच्छी बात है, मतलब हमारा पर्यावरण के जो सोच है वो हमारी जीवन शैली में आ जाए तो पर्यावरण, सभी लोग एक्शन लेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर सभी जब एक्शन लेंगे तो एक बड़ा एक्शन बनेगा जो कि हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ भी रखेगा और संरक्षित भी रखेगा। अगला टॉपिक है ज़ूज़ैंथले कोरल। अब वैसे देखो कोरल्स तो आपको पता है कैसे बनते हैं। कोरल्स मैंने आपको पढ़ाया भी कि कोरल पॉलिप्स प्लस ज़ूज़ैंथले। ठीक, तो ये ज़ूज़ैंथले एक तरीके का जो है, आप समझ लो कि क्या है आपका, ठीक है ना, ट्री वे की प्रजाति है जो कि सन के थ्रू जो है न्यूट्रिशन एनर्जी बनाती है और वो पास ऑन कर देती है पॉलिप को। पॉलिप जो है इसको अपने यहाँ घर की हैबिटेट की तरह जगह देती है कि भैया और रहो। ठीक, तो एक दूसरे के बीच में कौन सा जो है रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक, ज़ूज़ैंथले और पॉलिप्स के बीच में। ठीक, पॉलिप जो है आपका एनिमल टाइप से होता है ये। ठीक, इसके जो स्केलेटन होता है वहीं जमा होते होते आपको वो जो है कोरल रीफ बन जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ज़ूज़ैंथले की। ज़ूज़ैंथले का मतलब ये है कि ज़ूज़ैंथले जो है उसका उल्टा है वो, ये सब बोल लो इस तरीके से। ज़ूज़ैंथले जो होता है वो प्रकाश जो है सनलाइट से नहीं अपना खाना बनाता है, वो प्लैंकटन जो होते हैं पानी में उनके थ्रू जो है अपना वो पोषण करता है।
और ये ज़्यादातर डीप सी में पाए जाते हैं। सनलाइट तभी तो वहाँ है नहीं, तो भाई साहब अपना खाना पीना तो करना है ना, तो प्लैंकटन के ऊपर कर रहा है, ठीक है, ऐसे लॉजिक समझो। और ये ऐसा नहीं है कि शैलो वाटर में भी हो सकता है और डीप में भी होता है। जूजेंथले जो है सिर्फ मतलब शैलो वाटर में कभी कभार होता है। तो अभी भारत से 4 स्पेशीज कोरल की रिकॉर्ड की गई हैं पहली बार, ठीक, इंडियन वाटर्स में, अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास में, ठीक है। 4 जो हैं, इनके नाम काफ़ी कठिन है, भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक बार लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रनकाटो फ्लैबुलम क्रैसम, ठीक है। और ये चारों जो है कहाँ से पाए गए हैं, ये आपके ऑल 4 ग्रुप ऑफ कोरल्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली, फ्लैबिडेई करके जो है उसके हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इतना थोड़ा कठिन सा है, बस ये समझ लो ए जूजेंथले जो है वो सन से नहीं प्लैंकटन से, यानी कि पलवकों उसको पकड़ के अपना पोषण करता है। और डीप सी में पाया जाता है, ये 200 मीटर से 1000 मीटर तक पाया जाता है। और ये जो है शैलो वाटर में भी पाया जा सकता है, जैसा कि जूजेंथले कभी कभी पाया जाता है, ठीक है। जूजेंथले जो है हार्ड कोरल होते हैं, कठोर मूंगे होते हैं ये। और हार्ड कोरल जो है वो प्राइम एंड इंट्रिंसिक पार्ट होता है कोरल रीफ इकोसिस्टम का, ठीक है। कोरल रीफ क्या है, ये कोरल रीफ वही है ना जो आपका स्केलेटन छूट जाता है ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का, वही जो है कोरल बन जाता है। अगला टॉपिक है संथाल ट्राइब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार में, तो ये इसका जो है अलग से टॉपिक भी है मेन सिलेबस में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। संथाल ट्राइब इसमें न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं एनडीए की, आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, वो है द्रौपदी मुर्मू। और मुर्मू जी जो हैं ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये पहली ट्राइबल पर्सन बन जाएंगी जो कि प्रेसिडेंट बनेगी, ठीक है। ट्राइबल वुमन भी हो जाएंगी, ट्राइबल पर्सन भी हो जाएंगी जो प्रेसिडेंट बनने वाली हैं, ठीक। संथाल अगर देखो तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में कौन सी ट्राइब है, गोंड है, फिर भील है, फिर संथाल है, ऐसे याद रखना, तीसरी सबसे बड़ी है। और ये कहाँ रहती है, आपका इंडिया का जो है उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, इस वाले एरिया में, मयूरभंज में और केओंझार, बालासोर, यहाँ पे संथाल पाए जाते हैं। संथाल की तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब जो बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ इस समय, लेकिन हम लोग लिखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी लिपि। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार से संथाली जो है एक लैंग्वेज है, और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है ओल चिकी है, जिसको पंडित रघुनाथ मुर्मू ने जो है इन्वेंट किया था। ये संथाली साथ में ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है, इसको भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये वहाँ पे कई सारे स्कूलों में जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, मतलब जैसे हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना, वैसे ओल चिकी में भी पढ़ाया जाता है। और संथाल जो है एक स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में का भी एक सब्जेक्ट भी है, ठीक। ओरिजिन ऑफ वर्ड, संथाल का वैसे मतलब क्या होता है, ये भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है, SC/ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसने बताया कि संथाल 2 शब्दों से मिलकर बना है। संथा मतलब काम, पीसफुल, शांतिपूर्ण, ठीक है। और आल मतलब मैन, तो शांतिपूर्ण आदमी। तो ऐसा है संथाल विद्रोह, आप लोग पता होगा, दीकूज आउटसाइडर्स को भगाना है, ये सब करना है। तो इंस्टीट्यूट ने ये भी बताया कि पहले जो है संथाल हैड लेड अ नोमैडिक लाइफ, यानी कि बंजारे टाइप से थे, खाना बदोश, एक जगह से दूसरे के रहते थे। फिर छोटा नागपुर प्लेटू में आ गए, फिर 18वीं सेंचुरी में माइग्रेट कर गए संथाल परगना में, बिहार में, और फिर उसके बाद उड़ीसा में। तो ऐसे धीरे धीरे जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे। कुछ प्रोमिनेंट पीपल जो संथाल से हैं, अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जी तो चलो बन जाएंगी जहाँ तक है मोस्ट प्रॉब्ली। इससे पहले हेमंत सोरेन जो अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी हैं, शिबू सोरेन के लड़के हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और भारत के इस समय क्या है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल हैं। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 148, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ये। अगला टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट। और जब इकोनॉमी का कोई आ जाता है ना टॉपिक, तो आप लोग शायद परेशान हो जाते हो, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में जो है, जो यूपीएससी की लेवल की इकोनॉमी है, इतनी बेहतरीन है कि आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आपको जो है कभी भी इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है, कोई फिजिकल डेफिसिट में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कितना परसेंटेज है, 2.3 था या 3.4 था, वो तो चलो रट सकते हो, ठीक, वो क्वेश्चन जो है आ सकता है। अब जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है एक आपका किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है, जिसमें कि 2 अकाउंट होते हैं,
कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के अंतर जैसे फाइनेंशियल ईयर है, जो भी ट्रेड होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है, ट्रेड होती है गुड्स में और सर्विसेज में, तो उसको जो है हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। अब देखो, ट्रेड जो गुड्स में हो रही मतलब वस्तुओं में जो आपको दिख रही है, और दूसरी है सर्विसेज में, यानी कि इनटेंजिबल है, उसको आप अस्पर्शीय है, मतलब कि आप छू नहीं सकते। ठीक, तो इन दोनों के जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखा जाता है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो जो है और एक्सपोर्ट कम होता है तो आपका क्या हो जाता है भाई साहब, घाटा। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक, इतनी आसान भाषा में अगर कोई आपको समझा रहा है तो एक लाइक बटन तुरंत आपको तोड़ डालना चाहिए। ठीक है, तोड़ दीजिए इसको, ख़त्म कर दिए ठीक है, तो अब देखो बाकी सारा फैक्ट है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.2% हो गया, जो कि बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो $189.5 बिलियन हो चुका है। आरबीआई डेटा निकालता है। एफडीआई भी जो नेट वाला है वो हमारा कम हुआ है। ठीक है ना, मतलब एफडीआई का इनपुट हमारा अब कम आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पहले जो है, इससे पहले 44 था, इस बार 38.6 हुआ है। साथ ही साथ जो है जीडीपी के उसमें भी देखोगे तब भी हमारा मतलब कुल मिला के करंट अकाउंट डेफिसिट से वजह से जो है बढ़ गया हमारा। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट में जैसे मैंने बताया कि ट्रेड हो रही है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी दूसरी कंट्री कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसी दूसरी कंट्री से कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसमें ट्रांजैक्शन किस जो है मुद्रा से होगा, फॉरेन करेंसी से होगा मेरे भाई, फॉरेन करेंसी से। तो एक्सचेंज रेट के घटने बढ़ने में करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो, ये चीज़ इनडायरेक्टली मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। वो जानना चाहता है कि आप कितना ज़्यादा जो है एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रट्टू तोता हैं, कुछ आखिरी में शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ जो है कोई रद्दी मटेरियल पढ़ के चले आए हो क्या, तो वैसा नहीं। वो चाहता है कि पढ़ तुम लो चाहे कुछ भी, अगर तुम उसका उपयोग नहीं करना चाहते हो, जानते हो एप्लीकेशन नहीं आता है, कुछ नहीं फ़ायदा है। दुनिया भर के रिसोर्सेज आपके पास में होंगे लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो वो वैसी मतलब इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा। ठीक, तो वही है, इन्होंने बाकी बताया कि गोल्ड का इंपोर्ट घटा है, लेकिन जो सर्विस ट्रेड है जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, ये बढ़ा है इंपोर्ट, तो भाई साहब हमारा घाटा भी बढ़ गया है। ठीक, अगला टॉपिक है तलाक ए हसन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि भाई साहब बोला गया तलाक 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 और इंस्टेंटली मैरिज दरार, मतलब ख़त्म। ठीक, तलाक ए हसन में क्या होता है कि आपको जब तलाक तलाक तलाक, आप एक बार तलाक बोलोगे, फिर उसके बाद 30 दिन या फिर जो लड़कियों औरतों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बाद ही अगला तलाक बोल सकते हो, बीच में नहीं बोल सकते। तो उसमें कुछ एक टाइम लिमिट है, और ज़्यादातर कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जो है ये लागू है। जो ट्रिपल तलाक है वो तो कई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ जो कट्टर वाली उन्होंने भी बैन कर रखा है, इसलिए इंडिया ने भी कर दिया। पता नहीं क्यों इंडिया के मुसलमान मतलब कह रहे थे कि जो है हमें नहीं करना चाहिए। मतलब कई कट्टर जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, ठीक है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया, यहाँ पे ट्रिपल तलाक बैन है, लेकिन तलाक हसन यहाँ पर भी अलाउड है। इंडिया में भी अलाउड है। इंडिया तो काफ़ी जो है फ्रीडम देता है, बहुत सारी फ्रीडम देता है। आप जाके देखो, दूसरे कंट्रीज़ में जाके देखो, आपकी जो है कितनी मुश्किलों का सामना होगा पता नहीं, आप बता नहीं सकते। खैर, तो ये तलाक हसन के लिए भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कि इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल खारिज कर दिया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। गाजियाबाद की बेंजीर हिना नाम की एक औरत है, उन्होंने किया है इसके लिए याचिका दायर की है, और कहा है कि ये अवहेलना या फिर हनन करता है, उल्लंघन करता है आर्टिकल नंबर 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 15 राइट टू बी, मतलब भेदभाव नहीं करना है, नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन रिलीजन, रेस, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, इसके अलावा 21 क्या है आपका, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना, विद पर्सनल डिग्निटी करके, और 25 राइट टू जो है रिलीजन, इन सब का वॉल्यूशन करता है तलाक हसन भी, तो इसलिए इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल विरोधी कानून। अब आपको पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ। अच्छा, दल विरोधी कानून आया तो ये आया आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए।
ठीक, 1985 में आया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और एक जो है शेड्यूल जोड़ दिया गया, 10th शेड्यूल जोड़ दिया गया हमारे भारतीय संविधान में। और उसमें जो है जो बताया गया कि भैया दल बदल नहीं सकता, जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अनुसार ही एमपी और एमएलए को जो है वोट करना होता है। और अगर नहीं करता है तो 15 दिन के अंदर स्पीकर के पास में एक अर्जी देकर एक गुहार लगाई जाती है कि इनको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाए जो है मेंबरशिप से। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक विप बनाया जाता है, ठीक, जो कि ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है, तो विप की बात माननी चाहिए। तो इसमें एक तरीके की ये होता है कि लोग क्या है अक्सर कि मंत्रिपरिषद के लुभावने उस पे, या फिर कि तुम्हें छोड़ दो, आ जाओ सत्ता में आ जाओ, इस चक्कर में कई लोग जो है दल बदल बहुत ज़्यादा कर रहे थे। आया राम गया राम वाली बात आपने सुनी होगी। तो इसलिए एक स्टेबिलिटी बनी रहे, गवर्नमेंट जो है गिरने लग गई बहुत ज़्यादा टाइम, फिर स्टेबिलिटी नहीं थी, तो स्टेबिलिटी बनी रहे, साथ ही साथ आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसकी एक स्वर में बात करो। तो खैर लोग इसका जो है वो भी करते हैं, क्रिटिज्म भी करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, यानी कि ये प्रतिनिधित्व वाली जो लोकतंत्र है, उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक अगर कोई एमपी भी है तो वो भी डायरेक्टली लोकसभा का एमपी भी है, तो उसको मतलब चुन के आया है ना लोगों के द्वारा, ठीक, राज्यसभा का एमपी भी तो डायरेक्टली चुन के तो आया है ना, तो उसको जो है अपना एक पक्ष रखने का अधिकार है, जो लोग को भी वो रिप्रेजेंट करता है, तो उस प्रकार से है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ और डाली एंटी डिफेक्शन लॉ में, पहले डाला कि अगर कोई दल से 1/3 लोग जो है टूट कर जुड़ते हैं किसी और के साथ में, तो भैया एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ये मतलब अपवाद बताया गया। फिर क्या हुआ, ये तो बहुत आसानी से होने लग गया, ठीक है ना, तो फिर इसको बढ़ा के कर दिया गया 2/3 यानी 66%, तो कम से कम होने चाहिए। जो लोग तोड़ के अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें बातें जो हैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में याद रखना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है वो जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता, भले ही वो मंत्री बन जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता, ठीक। उसी प्रकार से जो है कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, तो वो क्या है, कोई जीत के थोड़ी ना आए थे चुनाव डायरेक्टली, लेकिन उनको सीधे मिनिस्टर बना दिया गया। फिर रूल ये था कि जो है आपको 6 महीने के अंतर्गत जो है मेंबरशिप लेनी है। तो ये कई सारे रूल्स रेगुलेशन है, इससे संबंधित एक मैंने ऑडियो भी दे रखा है, ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, फिर से उसको आप लोग देख लीजिएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई जो मेन चीज़ मैंने बताई। अगला टॉपिक है बी चाकुलेंसिस, ठीक, बी चाकुलेंसिस, ये एक ड्रैगन फ्लाई होती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई की जो है एक दुर्लभ प्रजाति हमको मिली है, जो अभी तक नहीं देखी गई थी केरला में, ठीक, मतलब बाकी जगहों पे देखी गई थी, केरला में पहली बार देखी गई है। तो ये क्या है, इसका नाम स्पाइनी हॉर्न टेल जो बर्मा गोम्फुस चौकुलेंसिस जोशी ओगाले सावंत 2022 इसका नाम रखा गया है। कोटियूर फॉरेस्ट कन्नूर में पाई गई है, ठीक। एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, मतलब वहीं स्थानिक है ये, और वो ये महाराष्ट्र में पहले जो है देखी जा चुकी है। इससे पहले ड्रैगन की जो प्रजाति है बर्मा गोम्फुस, उसको रिप्रेजेंट किया था 3 स्पेसीज से, बी कावेरिकस पैरामिडालिस और लेडलावी, ठीक है ना। और ये जो बी लेड वाली जो है ये तो वेस्टर्न घाट में मिलती है। बी कावेरिकस तो समझ रहे हो, कावेरी रिवर के आसपास है, तो ये जो है इसका रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कम जगह पे है। और बी पायरामिडालिस जो है ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक। ज़्यादातर ये स्पेशीज जो है आपकी वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये नई स्पेशीज जो है ये बाकियों से कई सारे मामलों में अलग है, लेटरल थोरक्स और पेक्यूलियर शेप ऑफ एनल अपेंडेज, ठीक, ये भी समझ गए होगे आप। अमृत सरोवर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। इसका एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा अपीलिंग है कि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मेंस में या फिर प्रीलिम्स में पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो अमृत सरोवर क्या है कि मोदी जी ने कहा कि 15 अगस्त 2023 तक भारत देश में करीबन 50,000 जो ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको हम बढ़िया करेंगे, मेंटेन करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, ये सारी चीज़ करेंगे। तो उसमें कई जगह ये भी कि इनसे कुछ कचरा निकाला जाएगा, सिल्ट निकाली जाएगी, बालू निकाली जाएगी, ठीक है, सिल्ट सैंड ये सब निकाली जाएगी। तो मोदी जी काफ़ी तेज आदमी हैं, उन्होंने कहा ये जो निकाला जाएगा इससे, ये सिल्ट और सैंड,
इसको तुम लोग आओ जो हाईवे भी बनाते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ये रोड वाले, इधर आ जाओ। ये जो हम मटेरियल यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तुम इसका काम करो कि रोड बनाने में इस्तेमाल कर लो। देखो तुम इधर उधर जो है ये बालू माफिया और ये सब लोग करते हैं, यहाँ से मैं निकलवा तो रहा हूँ ये सब, ठीक है, और ये इसका उपयोग करो। तो यहाँ का जो वेस्ट है वो देखो कितना अच्छा यूज़ हो गया, बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत बढ़िया मतलब सोच के आदमी है। ऐसा मतलब होना चाहिए। एक रिसोर्स का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, एक चीज़ कहाँ पे कौन सी चीज़ फिट होनी चाहिए, ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा है। तो अमृत सरोवर मिशन जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इसकी बालू और सिल्ट जो है यूज़ होगी, ऐसा अभी बोला गया है, ठीक है। बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव खुद भी है कि आर्द्रभूमियाँ सुरक्षित होंगी तो भाई साहब फ्लड नहीं आएंगे, बायो ड्रेनेज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और ये लंग्स भी बोले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। अगला टॉपिक है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में जो आईटी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, कि बैंक का डिटेल हो सारा कुछ, और यूपीआई जिसको कि एनपीसीआई मैनेज करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक ऑफिशियल औपचारिक रूप से अधिसूचना इसके लिए निकाली गई। अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक, तो इसको ध्यान सुनो। किस में डिफाइन किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइन किया गया कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक, उसका अगर अक्षमता या फिर विनाश कर दिया जाए, अक्षमता मतलब जो कैपेसिटी में काम कर रहा था उसको खत्म कर दिया जाए या फिर विनाश कर दिया जाए, तो पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को खतरा हो जाए, प्रभाव डाले, तो वो कंप्यूटर रिसोर्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहलावेगा। समझे ना बात? ये बात है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है किसी डाटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एज सीआईआई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। और जेल भी हो सकती है 10 साल तक की अगर कोई ऐसे जो है बदतमीजी करता है, तोड़ने उड़ने की कोशिश करता है इनको। 2014 में जनवरी में एक संस्था बनाया गया जो इसकी नोडल एजेंसी है, इसको सारे मेजर्स लेता है, उसका नाम है नेशनल, वहीं फिर सीआईआई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक। लोगों से बातचीत करता रहेगा मंत्रालय से, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे आगे करो, वो सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है कि हवाई जहाज के उड़ने से पहले या फिर जो है फ्लाइट लैंड होने पर कई बार एयरपोर्ट के पास में पक्षी रहते हैं, वो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, उससे आपको लगेगा कि अरे यार कट के गिर जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, नहीं, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कई सारे हादसे ऐसे हुए हैं जिसको बर्ड स्ट्राइक इंसिडेंट बोला जाता है। तो डीजीसीए जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने कहा है कि सारे जो एयरपोर्ट हैं वो अपनी समीक्षा करें वाइल्ड लाइफ हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान का, जो कि एयरफील्ड के पास में है या फिर उसके बाहर है, ठीक। पक्षियों को आप उनका जो हैबिटेट है वो सब दूर रखो ताकि ऐसे हादसे कम हो, ये चीज़ बोली गई है। और मतलब ये है कि 60% अकर्ड एट और बिलो 30 मीटर या फिर 100 उस पे हुआ है, और ज़्यादातर मोस्ट बर्ड हिट वर इन और नियर एयरपोर्ट ड्यूरिंग द टेक ऑफ या फिर अप्रोच फेज ऑफ फ्लाइट। आईसीएओ का जो है ये डेटा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सारे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट जो है दिल्ली और मुंबई में हुए इंडिया में। इंडिया नेशनल एविएशन सेफ्टी प्लान भी है 2018 से 22 तक का बना हुआ है ये। इसमें यही है कि सेफ्टी प्रायोरिटी जो है देनी चाहिए में वाइल्ड लाइफ और बर्ड स्ट्राइक को, ठीक। पूरा भारत में देखा जाए तो 10,000 मूवमेंट पे जो सेफ्टी परफॉर्मेंस टारगेट है वो 4.26 का है फॉर द ईयर 2022, ठीक। चलिए यहाँ पे सेशन अपना खत्म होता है, बट मोटिवेशन हमेशा के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। बहुत अच्छा लगा इसलिए आज दोबारा रिपीट कर दिया। समझ में आए तो लाइक करिए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मार्केटिंग वाला जो वीडियो है यूपीपीएससी 2022 मेंस 2023 का कंप्लीट पेड ग्रुप 20 जुलाई से ऑफिशियली चालू होने वाला है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है आपकी स्क्रीन पे नंबर जो है 9650347272, इस पर आप बात कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये रही पेमेंट डिटेल्स। 2023 वाला जो बैच है, ठीक है, वो काफ़ी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही है, 15 महीने से ज़्यादा टाइम का वो बैच है, लंबा समय। तो उसमें इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, 5,000 रुपये इनिशियल पेमेंट से आप जो है
ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए